हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखते हैं कक्षा 10वीं विज्ञान और अध्याय फर्स्ट। अध्याय फर्स्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि सिलेबस कौन सा है। ठीक है, तो सिलेबस आप देख लीजिए एक बार। जो कक्षा 9वीं वाले होते हैं वो 10वीं में आए हैं तो उनको सिलेबस नहीं पता होता। ठीक है, तो सिलेबस अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए एक बार। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी लिस्ट। उसमें पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इसके बाद अध्याय सेकेंड है, उसका नाम है अम्ल एवं क्षारक। क्षारक यानी कि क्षार होते हैं वो बेस एवं लवण। ठीक है, इसके बाद है अध्याय थर्ड का नाम है धातु एवं अधातु। इसके बाद अध्याय फोर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके बाद पांचवा अध्याय है, इसमें आपका देखेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, आवर्त जो सारणी होती है उसके बारे में अपन डिटेल से देखेंगे। एंड इसके बाद अब आगे अपन देखेंगे जैव प्रक्रम जो कि अध्याय 6 है। इसके बाद 7 अध्याय है, उसमें देखेंगे अपन नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, इसके बाद 8वां अध्याय है, उसमें अपन देखेंगे जीव जनन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड अध्याय 9वां है, उसमें आनुवंशिक एवं जैव विकास। ठीक है, इसके बाद अध्याय 10 है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके बाद है एक अध्याय 11 अपन देखेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इसके बाद अध्याय 12वां होता है, इसमें अपन देखेंगे विद्युत। अध्याय 13वां होता है, उसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अध्याय 14 होता है, इसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। अध्याय 15 होता है, इसका नाम है हमारा पर्यावरण। और लास्ट एंड फाइनल अध्याय 16, उसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो ये है आपके टोटल 16 चैप्टर है ना। 16 चैप्टर को अपन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अध्याय फर्स्ट की, और अध्याय फर्स्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों, मैं यहाँ पर ये समझाने से पहले आपको मैं बताता हूँ कि हमारे दैनिक जीवन में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनका होना आवश्यक होता है। और कहीं ना कहीं हम रोज़ अपना काम करते हैं, अपन खाना खाते हैं, खाना के बाद सांस भी लेते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, अपन ने खा लिया, खाने के बाद रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद हमारा भोजन होता है वो पच जाता है। तो कहीं ना कहीं भोजन जो पचता है उसमें रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आपके घर में क्या होगा, दूध होगा ना, तो दूध क्या होता है गर्मियों के दिनों में फट जाता है, या फिर कह सकते हैं फट जाता है और फटने के बाद दही बन जाता है। तो दूध से दही जो बनता है उसमें भी कुछ न कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो अपन कह सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके बाद आपके घर में अगर लोहा पड़ा है, उस लोहे को अगर बाहर रख देते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर लग जाती है लोहे की, और नमी के कारण से क्या होता है, जंग लग जाता है। जैसे कि आपके लोहा में जंग लग जाता है, तो पहला लोहा कैसा था, चमकदार था, बाद में कैसा हो जाएगा, जंग लगने के बाद मतलब भूरा भूरा हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में अगर देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत होती है, बस इसमें अपन को देखना पड़ता है कि कौन कैसा था फिर बाद में कैसा हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर अपन को दो गुण देखने को मिलते हैं, एक होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण, जो अपन देख के पता लगा सकते हैं कि वो पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया। तो वो हो जाएंगे भौतिक गुण। जैसे मान के चलिए आपका लोहा था, एक चमकदार था, है ना, चमकदार था, बाद में क्या हो गया, वो जंग लगने के बाद भूरा भूरा हो गया। तो आप पता लगा सकते हैं कि पहले लोहा कैसा था और चमकदार था, मतलब चमकीला था, और बाद में वो कलर कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जो सामान्य कलर था उससे भूरा कलर हो जाएगा, तो वो एक प्रकार का भौतिक गुण हो जाता है। अब रासायनिक गुण क्या होता है, तो दोस्तों रासायनिक गुण में ऐसा होगा कि जो लोहा होता है उसका मतलब देखा जाए तो सूत्र इसको अपन दर्शा सकते हैं, इसका सिंबल हो जाता है Fe, है ना। आयरन होगा, अब आयरन होता है, उसने क्या किया, जल से क्रिया किया, ऑक्सीजन से क्रिया की, मान के चलिए ऑक्सीजन से क्रिया की, तो वो क्रिया करके आगे क्या करेंगे, एक ऑक्साइड बना देगा। तो ये आपका आयरन होता है, वो क्या करता है, ऑक्साइड बना देता है, एंड देन आपका क्या हो जाता है, जंग लग जाता है लोहे पर। तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि आयरन का सूत्र ये है, इसके साथ अभिक्रिया करके वो ऑक्साइड बनाता है, या फिर कह सकते हैं जंग लग जाता है। तो इस प्रकार की इसका रासायनिक गुण हो जाता है। तो वो होगा आपका रासायनिक गुण, और भौतिक गुण अपन देख के पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में अगर देखा जाए तो भाई साहब बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया हुई होती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए आपकी किताब में जो दे रखा है उसको मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं, तो आप देख लीजिए क्या क्या दे रखा है हमारे दैनिक जीवन में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो। ठीक है, तो देखते हैं अपन ध्यान से। पहला इसमें दे रखा है, देखिए गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, वो फट जाता है। मैंने आपको एग्जांपल पहले ही बता दिया है। सेकंड दे रखा है लोहे का जो तवा होता है, तसला होता है, कील होती है, मतलब जो लोहे का आपका धातु पड़ा है, रॉड पड़ी है ना,
उसको अपन क्या करते हैं, आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो उस पर जंग लग जाता है। हालांकि लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। इसके बाद है अंगूर का किण्वन हो जाना। अंगूर होता है उसको अपन क्या कर सकते हैं, किशमिश बना सकते हैं। किशमिश मतलब क्या होता है, जो अंगूर होता है उसमें से पानी निकाल देंगे तो वो किशमिश बन जाता है। तो उसमें भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे भोजन पकाया जाता है, तो भोजन अपन पकाते हैं तो उसमें भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके बाद अपन देखेंगे कि हम सांस लेते हैं। अब भैया ये बात है कि हमने सांस ले ली तो हमारी सांस जो होगी O2 लेंगे, वो O2 अंदर जाके पड़ी थोड़ी रहेगी, है ना, उसका भी कुछ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता होगा, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है और हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको दिमाग लगाना है कि भैया रासायनिक अभिक्रिया होना किसे कहते हैं। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन को अपन रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। अगर किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। हालांकि भौतिक परिवर्तन होता है वो डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन अपने आप हो जाता है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन अपने आप हो जाता है। जैसे लोहा होता है, उसका भौतिक पहले नेचर कैसा था, कलर अलग था, फिर उसका जो रासायनिक सूत्र था वो भी आपका आयरन था। इसके बाद वो ऑक्साइड बना दिया, इसने रासायनिक अभिक्रिया की तो रासायनिक परिवर्तन हुआ, लेकिन साथ में आपका जो लोहा था उसका कलर भी चेंज हो गया। तो भौतिक परिवर्तन भी साथ साथ में हो जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि रासायनिक जो गुण होता है या रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसी को अपन क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको अपन रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं। अब रासायनिक समीकरण क्यों कहते हैं इसको समझिए ध्यान से, क्योंकि रासायनिक समीकरण होता है उसको अपन रासायनिक सूत्र एंड कुछ प्रतीक के माध्यम से अपन दर्शाते हैं, ठीक है। इससे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट लिखे हैं उसको ध्यान से देखिए एक बार, मैं समझाता हूँ इस एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयोग, है ना। जैसे रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है उसके कुछ प्रयोग किए गए हैं तो वो देख लेते हैं अपन। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ रासायनिक अभिक्रिया में प्रेक्षण। हाँ, इससे पहले इसको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हमारे रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब क्या चेंज हुआ है, प्रेक्षण ये इंपॉर्टेंट है। 4 प्रेक्षण हो सकते हैं। क्या, अवस्था में परिवर्तन। पहला है इसमें अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि आपका जो पहले था पदार्थ वो मान लीजिए ठोस अवस्था में था तो बदल गया द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में था तो मान के ठोस अवस्था में बदल गया, ठोस से गैस में डायरेक्ट चला गया, है ना, या फिर आपका गैस से वापस ठोस बन गया डायरेक्ट। ये होता अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन आपको बहुत एग्जांपल मैंने बता दिए है ना, जैसे लोहा होता है इस प्रकार के जंग लगना। गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन की बात करेंगे तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो गैस बनती है वो बाहर निकलती है तो उसको अपन कह सकते हैं गैस का उत्सर्जन। एंड तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन क्या होता है, एक अपन क्या करते हैं टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में 2 अपन अभिकारक को मिलाते हैं और रिएक्शन जब करता है और कुछ तापमान में परिवर्तन हो जाता है, बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, तापमान में परिवर्तन। तो ये अपन रासायनिक अभिक्रिया देखते समय इतने सारे अपन को प्रेक्षण देखने को मिलते हैं। प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन अपन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, प्रयोग को समझते हैं ध्यान से। जो पहला प्रयोग है उसमें अपन क्या करते हैं उसको समझिए ध्यान से। एक चिमटी लेते हैं अपन, चिमटी मतलब एक पकड़ हो सकता है ना, पकड़ आपके घर में पड़ा होगा हालांकि, है ना। तो पकड़ने का लिए कह सकते हैं, चिमटा कह सकते हैं इसको, चमटा लिखा, सॉरी इसका चिमटा होना चाहिए भाई, चिमटा चिमटा चमटा एक ही बात है। तो चिमटा होता है, चमटा होता है, उससे अपन क्या करते हैं, जो मैग्नीशियम होता है धातु उसकी अपन रिबन लेते हैं, यानी कि कह सकते हैं एक टाइप का धातु लेते हैं अपन मैग्नीशियम का, उसको अपन क्या करते हैं रेगमाल की सहायता से उसको साफ कर देंगे। पहले से ख़राब है तो उसको अपन साफ तो करना पड़ेगा भाई, तब जाके पता चलेगा ना। तो अपन ने क्या किया, साफ कर दिया। साफ करने के बाद इस चिमटी की सहायता से उसको पकड़ते, ऐसे पकड़ने के बाद एक बर्नर लेते हैं। और बर्नर क्या काम करता है, तो बर्नर से आग जलती है और आग में इसको अपन क्या करते हैं, चिमटी की सहायता से इसको पकड़ के गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद अच्छा सा गर्म होने के बाद मैग्नीशियम आपका रिबन होता है वो एक वाइट का बन जाता है, क्या, राख, ठीक है। क्या बन जाता है, राख बन जाता है। जब राख बन जाता है तो अपन एक वॉच ग्लास लेते हैं। वॉच ग्लास एक इस प्रकार का मतलब डिश के समान होता है, वॉच ग्लास छोटा सा होता है, उसमें अपन क्या करते हैं उस मैग्नीशियम को जलाएं, उसको इकट्ठा करते हैं। अब इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ने क्या किया,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं। भाई साहब अपन कोई भी चीज़ को जलाते हैं तो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। जैसे रोटी पकाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पकती है, ठीक है। तो जैसे जलाए हैं तो जलाने के बाद उसने ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर तापमान के कारण से दहन हुआ, तो इसके साथ क्रिया करके मैग्नीशियम होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अभी मैं बताता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है जब रासायनिक समीकरण लिखेंगे तब, ठीक है। सेकेंड जो है आपका वो एक्सपेरिमेंट है, यानी कि प्रयोग मैंने किया है कि एक इस प्रकार का अपन क्या लेते हैं, फ्लास्क ले लेते हैं। इसको अपन कहते हैं शंक्वाकार फ्लास्क, है ना। शंकु के आकार का होता है, उसको अपन कहते हैं शंक्वाकार फ्लास्क। उस फ्लास्क में अपन क्या लेते हैं, लेड नाइट्रेट लेते हैं। लेड नाइट्रेट एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है, तो उसको अपन क्या करते हैं, उसमें लेते हैं, किसमें, शंक्वाकार फ्लास्क में। अब इस शंक्वाकार फ्लास्क में लेड नाइट्रेट के साथ किसी अन्य अपन बीकर में लाएंगे पोटेशियम आयोडाइड। उस पोटेशियम आयोडाइड को अपन उस लेड नाइट्रेट में मिलाएंगे। मिलाने के बाद अपन देखते हैं कि क्या अभिक्रिया होती है, ठीक है। वही अभिक्रिया अभी आगे बताता हूँ मैं क्या होता है वो। इसके बाद में तीसरा एक्सपेरिमेंट है कि भैया एक शंक्वाकार फ्लास्क में अपने पहले से ले लिया है क्या, दानेदार जस्ता। दानेदार जस्ता मतलब जो जस्ता नहीं होता आपका, हाँ कह सकते हैं जिंक, है ना। जिंक होता है दानेदार, छोटे छोटे टुकड़े लेंगे। अब उसको लेने के बाद इसने इस फ्लास्क में ले लिया। लेने के बाद अपन क्या करेंगे, तनु HCl मिलाओ तो भी सही बात है, और तनु H2SO4 मिलाओ तो भी सही है। तो तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपन इसके क्या करते हैं, मिला देते हैं, किसमें, जहाँ पर अपने दाने रखे उसमें, ठीक है। मिलाने के बाद अपन क्या करते हैं, इसको एक कॉर्क के माध्यम से क्या कर देते हैं, इस मतलब जो इसका छोर खुला हुआ है उसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद देखते हैं कि भाई साहब जो आपका तनु HCl या H2SO4 दोनों में से एक ले सकते हैं, वो दानेदार दस्ता के साथ क्रिया करेगा। अब क्रिया करने के बाद क्या करेगा, एक गैस बन जाती है। अब गैस को निकालना तो पड़ेगा, है ना, अंदर ही मतलब घबरा जाएगी गैस भाई, है ना, तो उसको निकालना पड़ेगा। अब निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें एक कांच की नली लगा देते हैं इस कॉर्क के बीच में से, और वहाँ से जो H2 गैस बनेगी आपके जो हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन गैस बनेगी वो क्या होगी, बाहर निकल जाती है इस कांच की नली से, ठीक है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट से अपन को पता चलता है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो क्या होता है, और रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ होती है, उसको कैसे लिखते हैं, कैसे संतुलित करते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। हालांकि जितना हो सके इस वीडियो में मैं कराऊंगा, बाकी अगले वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। तो जितना हो सके मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर अगला वाला, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण में क्या होता है, जो जो चीज़ अपन को लेते हैं उसके प्रतीक है, सूत्र है, उसको अपन क्या करते हैं, लिखते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें आपके 2 बंदे देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका अभिकारक। अब अपन क्या करते हैं, अभिकारक की डेफिनेशन को समझते हैं। तो क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो उनको अपन क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। हाँ दोस्तों, इसके बाद अपन देखते हैं दूसरा जो रासायनिक समीकरण में एक होता है बंदा, जो कि इसका नाम है उत्पाद। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, सॉरी अभिकारक में पहले बताता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अपन क्या कह सकते हैं, अभिकारक कह सकते हैं। जैसे आपने देखा कि भैया मैग्नीशियम होता है, अभिक्रिया से पहले लिया गया है। दूसरी बात है उसको दहन कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब पहले से ऑक्सीजन उपस्थित है, तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम वो दोनों क्या हो जाएंगे, अभिकारक, जो कि भाग ले रहे हैं। फिर अपन क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जो बनेगा, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो अपना हो जाएगा उत्पाद। जो अभिक्रिया में बनता है उसको अपन कहते हैं उत्पाद, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अपन कहते हैं अभिकारक। दोस्तों उत्पाद क्या होगा, इसकी डेफिनेशन, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ पर समझना ये है कि जो आपकी रासायनिक समीकरण होता है उसमें 2 चीज़ें आती हैं, जो कि रासायनिक जो समीकरण होते हैं उसको अपन एक लिख सकते हैं शब्द समीकरण से, ठीक है, और दूसरा हो सकता है रासायनिक समीकरण, आपने लिखा ही है, ठीक है। तो शब्द समीकरण पहले आता है, उसके बाद में रासायनिक समीकरण पर लिखेंगे। रासायनिक समीकरण में रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और शब्द समीकरण में शब्द के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले है आपका मैग्नीशियम, तो इसका मैं यहाँ पर एग्जांपल ही ले लेता हूँ। मैग्नीशियम है आपका, उसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बाद में उसको जला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो दूसरा आपका हो जाता है ऑक्सीजन।
बाद में आपका क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। ये है आपके शब्द समीकरण। इस शब्द समीकरण आप देखेंगे तो इसमें ये दोनों हैं आपके मैग्नीशियम ऑक्सीजन अभिकारक, मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपका उत्पाद। दोस्तों मैं आगे समझाता हूँ कि रासायनिक जो समीकरण होता है इन तीनों को कैसे लिखेंगे, ठीक है। इससे पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ आगे क्या होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस दोनों को सेपरेट कर दिया है, मतलब अलग कर दिया है। एक है शब्द समीकरण, एक है रासायनिक समीकरण। जो मैंने यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट किए यानी कि प्रयोग किए हैं उनके मैंने शब्द समीकरण लिखिए और उसके थ्रू अपन क्या बनाएंगे, रासायनिक समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में अपने सबसे पहले क्या लिया उसको समझिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाने से जो बनती है वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और आपका ऑक्सीजन होता है, ये दोनों हैं आपके अभिकारक, ये दोनों हैं आपके अभिकारक, ठीक है। और ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद, क्या हो जाता है, उत्पाद। जो अपन को मिला है वो उत्पाद है। इस बेस पर आप तीनों को समझ चुके होंगे। इसमें ये दोनों हैं आपके अभिकारक, ये दोनों हैं आपके उत्पाद, इसमें ये दोनों हैं आपके अभिकारक, इसमें ये दोनों हैं आपके उत्पाद, ठीक है। अब आप समझिए ध्यान से, पहले मैंने बात की कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो उसको अपन रासायनिक सूत्र के द्वारा कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, फर्स्ट वाली रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg प्लस ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। क्या होता है, O। लेकिन ऑक्सीजन होता है वो अकेले रहना पसंद नहीं करती है, तो वो हो जाता है O2, ठीक है। इसके बाद में आपका बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आपका बनेगा MgO। क्या बनेगा, MgO। ये है रासायनिक समीकरण। अभी ये संतुलित नहीं है, तो भैया संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, ठीक है, तो उसको अपन अलग से वीडियो बना देंगे। इसमें अपन ये देखते हैं रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो समझ गए होगे। अब देखिए ये तो आपका बन गया पहले वाला एक्सपेरिमेंट के लिए। सेकंड वाला में अपन ने क्या किया था, लेड नाइट्रेट लिया था, लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या हो सकता है, तो लेड को अपन लिखते हैं Pb से, किससे, Pb से, ठीक है। और आपका जो नाइट्रेट होता है उसका सूत्र होता है NO3, ठीक है। और इसके बाद हो जाता है होल ट्वाइस, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस। पोटेशियम आयोडाइड जो कि अपने इसमें मिलाया है ना, अभी बाद में जो बना उसको लिखा नहीं है, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का सूत्र हो सकता है आपका, पोटेशियम को अपन लिखेंगे Ki। क्या लिखेंगे, Ki। ओके, समझ चुके होंगे आप। अब देखिए होता क्या, इसको समझिए। लेड होता है आपका वो पोटेशियम को प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब उसके जगह पर बैठ जाता है, और फिर बेचारा आपका पोटेशियम होता है वो नाइट्रेट अकेला पड़ गया उसके साथ जुड़ जाता है। तो आपका लेड होता है आयोडीन के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड बनाएगा। जब लेड आयोडाइड बनता है, लेड आयोडाइड बनता है उसका सूत्र हो जाता है PbI2। क्या सूत्र हो जाता है, PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या बन जाएगा, अब जो आपका K था वो अलग हो गया है, नाइट्रेट समूह के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा KNO3। देखो Pb होता है वो K को प्रतिस्थापित कर देता है, तो यहाँ पर Pb उसकी जगह चला जाएगा और ये इसकी जगह चला जाएगा। इसको अपन क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हालांकि वो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं, उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भैया आपका बना है PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, आगे बनेगा PbI2 प्लस KNO3, ठीक है। आगे लास्ट जो अभिक्रिया है लास्ट एक्सपेरिमेंट की वो है क्या, देखो दानेदार जस्ता, जस्ता को अपने लिख दिया जिंक, ठीक है। जिंक का सिंबल होता है आपका Zn, जिंक का सिंबल होता है Zn। इसके बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल लो तो भी चलेगा और HCl लो तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल लिख देता हूँ। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, H2SO4। अब ये क्रिया करते हैं तो जिंक होता है उसके साथ H2SO4 क्रिया करके बना देता है क्या, जिंक सल्फेट।
क्या बना देता है, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का सूत्र क्या हो जाता है, जो Zn होता है आपका वो SO4 के साथ जुड़ जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, SO4 के साथ जुड़ जाएगा और आपका ZnSO4 बन जाता है। एंड साथ ही आपका जो H2 होता है वो गैस के रूप में अलग हो जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में आपको पहले से ही बता दिया है कि यहाँ पर H2 गैस बाहर निकलती है, कहाँ से निकलेगी, तो यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो ये भाई साहब आपके हो जाता है रासायनिक समीकरण, ये हो जाता है आपके शब्द समीकरण। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया में आप देखेंगे तो इसमें आपका जो लेड आयोडाइड बनता है वो अवक्षेप के रूप में बनता है। अब अवक्षेप का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, अपन कोई चीज़ घोल रहे हैं और घुलने के बाद जो बन जाती है वो ऊपर रह जाती है और जो बाकी अशुद्धियाँ होती है वो नीचे बैठ जाती है, तली में, ठीक है, तली में बैठ जाती है, तो उसको अपन कहते हैं अवक्षेप। जैसे यहाँ पर आपका जो लेड आयोडाइड होता है अवक्षेप के रूप में बनेगा और ये हो जाएगा भैया आपका पीला अवक्षेप। कैसा बन जाता है, पीला अवक्षेप, ठीक है। तो ये आपका लेड आयोडाइड होता है, एक पीला अवक्षेप के रूप में बन जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है रासायनिक समीकरण, ये है आपके शब्द समीकरण, ये है आपके एक्सपेरिमेंट एंड डिटेल्स अपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया वास्तव में क्या होती है। अब अगले वीडियो अपन देखेंगे कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं इसको संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण जो होता है उनको अपन प्रकार कितने होते हैं, सारा डिटेल अपन देखेंगे। तो आई होप को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चलो जय हिंद, वंदे मातरम।